नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत भक्त काल में अब तक कुछ ऐसे विशेष पहलू हैं जो कि छूट गए हैं या जिन्हें हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो उन सभी विशेष पहलू को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो आज की क्लास है ये भक्ति काल की एक मास्टर क्लास है। तो चले आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिसे हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। बात करें भक्ति काल के अन्य काव्य, तो भक्ति काल के अंतर्गत ये 5 प्रकार के काव्य आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें पहला आप देख पा रहे हैं वीर काव्य, दूसरा आप देखेंगे प्रबंध काव्य, तीसरा आपको मिलेगा नीति काव्य, चौथा अकबर के दरबारी काव्य और पांचवा आपको मिलेगा रीति काव्य। और इन सभी काव्य का, कवियों का और रचनाओं का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। बात करें सबसे पहले वीर काव्य की, तो वीर काव्य के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृति रणमल छंद जो कि डिंगल में लिखी गई है, एक ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा 1454 क्या है? श्रीधर की कृति है। कौन? रणमल छंद है जो कि ऐतिहासिक है, डिंगल भाषा में लिखी गई है और चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रणमल छंद में किसका वर्णन किया गया है? तो राजा रणमल और पाटन के सूबेदार जिनका नाम है जफर खां, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ है उसका 70 छंदों में वर्णन किया गया है। ठीक है। आगे भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नांकित हैं, जिनमें ग्रंथ, कवि, वर्ष, छंद संख्या और विषय आप देख पा रहे हैं। बात करें पहले ग्रंथ की, तो पहला ग्रंथ है विजयपाल रासो। इसके कवि हैं नल सिंह। सन 1543 में लिखा गया, 42 छंद है और विजयपाल एवं पंग के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि विजय वैसे भी हम लोग करते हैं नल विजय, और अगर ये भी ना दिमाग में आए तो आप दिमाग में रख लीजिएगा विजन, है ना। बीज फार विजय और ना फार नल सिंह, विजन। ठीक है ना। क्या है कि जो 15 वर्ष का बालक है वो भी क्या करता है, उसके 43 विजन है। 43 विजन मैंने 43 दृष्टिकोण से देखता है किसी चीज़ को कि ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, बड़ा होकर ये करेंगे, वो करेंगे। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो 15 साल का बच्चा है वो कितना, बोले सर वो 43 दृष्टिकोण रखता है, 43 विजन रखता है। विजन माने विजयपाल रासो, नल माने नल सिंह की रचना है। 15 साल का बच्चा कितना, 43 दृष्टिकोण रखता है, यानी कि 1543 में लिखी गई है। ठीक है ना। छंद कितने हैं? 42 है। तो 43, 42 और विजयपाल एवं पंग के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है कि विजय ने क्या कर दिया, पंग कर दिया था। तो दिमाग में रख लीजिएगा युद्ध में विजय पंग, विजय पंग, विजय पंग, या विजय पंग हो गया उसमें। तो दिमाग में रखिएगा कि विजन, है ना। कौन? 15 साल का बच्चा कितना, बोले 43 रखता है ना, और 42। ठीक है ना, 42 पूरा कर लेता है। तो विजय में पंग हो गया, विजय पंग हो गया, युद्ध में पंग हो गया। ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं राव जैतसी रासो। ठीक है ना। 1543 में 90 छंद में लिखा गया है और राव जैतसी और कामरान का जो युद्ध है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए बात करें इसके जो रचनाकार की, तो कवि या रचनाकार अज्ञात है। सन क्या है कि 1543 इनका भी है। तो देख लीजिएगा कि जब राय कोई ज्योतिषी आपको राय देता है, तो राव ज्योतिषी कोई राय, कौन? ज्योतिषी माने ज्योतिषी देता है, तो क्या बताता है ना। 15 साल के बालक को 43 दृष्टिकोण भी बताता है। ठीक है ना। 90 दिन के लिए बताता है। दिमाग में रखिएगा कि 90 दिन में तुम्हारा भाग्य चमकेगा। कौन? एक राय दिया। कौन? ज्योतिषी माने ज्योतिषी को दिमाग में रख लीजिएगा कि एक ज्योतिषी है जो क्या करता है, 15 साल के बालक को 43 दृष्टिकोण बताता है और क्या कहता है कि 90 दिन में तुम्हारे भाग्य खुलेंगे। तो एक थोड़ा सा क्लू बनाएंगे, मिर्च मसाला लगाएंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है ना। इसमें क्या है, राव ज्योतिषी और कामरान के युद्ध का वर्णन है। तो दिमाग में रखिएगा कि ज्योतिषी और कामरान का वर्णन है। ठीक है ना। तो राय किसने दिया, बोले सर राय तो ज्योतिषी ने दिया। किसको? 15 साल के बच्चे को। कितनी राय दिया? 43 राय दिया और 90 दिन के लिए दिया, यानी 90 छंद उसमें है। ठीक है। चलिए आगे है विरुद्ध 76, कवि दुरासा जी आढ़ा।
बात करें वर्ष का तो वर्ष अज्ञात है और 76 छंद इसमें है। महाराणा प्रताप का यशो गान इसमें किया गया है। तो आप कैसे दिमाग में रखें, देखिए जब आपकी स्थिति क्या होती है, आपके विरुद्ध होती है, तो आपके अंदर क्या हो जाता है, दुराशा आ जाती है, निराशा आ जाती है। तो विरुद्ध होने पर क्या होता है, दुराशा निराशा, दुराशा निराशा जोड़ लीजिएगा। जहां पे देखिएगा विरुद्ध वहां पे दुराशा होती है, निराशा होती है, ठीक है ना। इन्हीं की विरुद्ध 76 के लेखक हैं दुराशा जी आढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है 76, तो 76 छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप का यश और गान गाया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जब स्थिति विरुद्ध होती थी तो निराशा आ जाती थी, किसको, महाराणा प्रताप को, है ना। तो 6-7 मिनट क्या करते थे, कुछ सोचते थे। दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के यशोगान का वर्णन है। आगे है राणा रासो। बात करें राणा रासो की तो इसके जो कवि हैं दयाराम जी हैं, और बात करें सन की तो 1624 है, और 875 छंद इसमें है, जिसमें सिसोदिया कुल के जो राजाओं का वर्णन किया गया है। तो बात कैसे करें, देखिए एक गाना भी आपने देखा है, राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई। तो यहाँ पे राणा जी क्या कर लीजिएगा, राणा जी दया करना, राणा जी दया करना, कि राणा रासो और दया दया दयाराम इसके लेखक हैं। तो राणा जी दया करना, बोले किस पे, बोले छोरे पर। तो 16 माने छोरा हो गया, छोरे पर। क्यों, क्योंकि 2-4 गलती तो हो ही जाती है, ठीक है ना, 2-4 गलती हो ही जाती है। तो राणा जी छोरे पर दया करिए, क्यों, क्योंकि 2-4 गलती हो जाती है। तो 2-4 माने 1624 में लिखा गया है, 16 2-4 16 से 2-4 गलती हो जाती है। तो राणा जी दया करिए, ठीक है ना। और क्या है, सिसोदिया के कुल के जो राजाओं हैं उनका वर्णन किया गया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा। आगे देखिए रतन रासो। बात करें रतन रासो की तो जो इसके कवि हैं कुंभकर्ण हैं। कब, 1624 में लिखते हैं। तो इसे भी दिमाग में रखिएगा कि रतन कितना, बोले रतन को अगर मिल जाता है तो कुंभ में रखता है। कौन रखता है, सोरा रखता है। कितने कुंभ में, बोले सर 2-4 कुंभ में तो रखेगा ही। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा। और फिर क्या करता है, उसको रतलाम के महाराज रतन सिंह को दे देता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि रतन किसको रतन मिल जाता है, उसको कुंभ में रखते हैं, कुंभ माने घड़े में रखते हैं। कौन रखता है, 16 रखता है। कितने घड़े में, 2-4 घड़े में रखता है। और फिर क्या करता है, उसको रतलाम के महाराज जो रतन सिंह हैं उनको ले जा करके दे देता है। तो दिमाग में इसे भी रखिए। आगे आप देख पा रहे हैं क्याम खां रासो। क्याम खां रासो के कवि हैं न्यामत खजाना, 1634 ईस्वी में लिखा गया है। और बात करें क्याम खां चौहान के वंशजों का जो युद्ध वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा, आपने पहले तो ये देखा कि क्याम खां, तो यहाँ पे देखिए क्याम, यहाँ पे न्याम, क्याम न्याम। यहाँ पे आपने देखा खा, तो यहाँ पे भी देखिए खा। तो दिमाग में ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि जहाँ पे आप क्या देखेंगे, क्याम न्याम, खा, बस मिला लीजिएगा। और क्यों, सोरा क्या करता है भैया, 3-4 पूड़ी खाएगा ना, बस दिमाग में रख लीजिएगा। क्याम खा, कितना खा, बोले सोरा 3-4 पूड़ी और खा, ठीक है ना। अब खाएगा तो भैया क्या करेगा, वो चौहान के वंशजों के साथ युद्ध करेगा। तो दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा। आपने भी क्या देखा, रत्न मिल जाए तो उसको कुंभ में रखो, घड़े में रखो। कौन रखता है, 16 रखता है। कितने घड़े में, 2-4 घड़ों में रखता है। फिर क्या करता है, उसको रतलाम के महाराज रतन सिंह को दे देता है। तो दिमाग में इसको रख लीजिए। एक बार फिर देखिए क्या हो गया, बोले सर विजन हो गया। कितना, बोले 15 साल का लड़का जो है 43 विजन रखता है, 42 पूरा कर लेता है, और विजय पाल क्या हो जाते हैं, युद्ध में पंग हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा कि राव ज्योतिषी कोई राय देता है तो 15 साल के बच्चे को 83 राय देता है, 90 दिन के लिए देता है, ठीक है ना। तो राव जोशी और कामरान के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। आगे है विरुद्ध स्थिति होती है तो दुराशा आती है। 6-7 दिन तक व्यक्ति क्या करता है, महाराणा प्रताप 6-7 मिनट सोचते हैं। ये भी दिमाग में रखिएगा कि जब विरुद्ध होता है तो क्या होता है, तो दुराशा आती है तो 7-6 मिनट महाराणा प्रताप सोचते हैं। इसे भी दिमाग में रखें। बात करें राणा जी, तो राणा जी दया कीजिए, किस पर, छोरे पर। क्यों, क्योंकि 2-4 गलती तो हो ही जाती है, ठीक है ना। और सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन इसमें है, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ कि रत्न मिल जाता है
तो कुंभ में रखता है, कुंभ माने घड़े में रखता है कौन, जो छोरा कितने 2-4 कुड़े में, और फिर रतलाम के महाराज रतन सिंह को दे देता है। आगे बात करें क्याम खां, तो देखिए क्याम खां, न्यामत, क्याम न्याम, क्याम नाम, खा खान, ठीक है ना। कौन, जो 16 है 3-4 पुड़ी और खाओ, सोरे 3-4 पुड़ी और खा लो। तो क्यों, क्योंकि क्याम खां चौहान वंश के वंशजों से युद्ध करना है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे देखिए भक्तकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य जो कि निम्नांकित हैं, जिनमें पहला आप देख पा रहे हैं पंच पांडव चरितरास और कवि है शालिभद्र सूरी। बात करें अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी भाषा। दूसरा रास है गौतम रास, कवि अज्ञात है और अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। तीसरी रचना है हरिश्चंद्र पुराण, तो इसके जो कवि हैं जाखू मड़ियार है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगली रचना है कुमार पाल रासो, देवप्रभु ने इसको लिखा है, राजस्थानी हिंदी है। अगली रचना है कन्नड़ देव प्रबंध, जो कि पद्मनाथ जी की रचना है और राजस्थानी हिंदी में लिखी गई है। तो सबको कैसे दिमाग में बैठा है, देखिए ये बहुत परिचित रचना है ना। पंच पांडव का चरित्र आपने पढ़ा है कि बड़ा भद्र और सूर है, भद्र और सूर है। जो पंच पांडव हैं, 5 पांडव हैं, उनका चरित्र क्या है कि भद्र है, और भद्र होने के साथ साथ वो सूर है, ठीक है ना। अपभ्रंश राजस्थानी में लिखा गया। गौतम रास के जो कवि हैं अज्ञात है, अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी में लिखा गया है, ठीक है। अब हरिश्चंद्र पुराण की बात करें तो जाखू मड़ियार ने लिखा है, ब्रजभाषा में लिखा है। तो हरिश्चंद्र पुराण बिल्कुल कह रहे हैं, हरिश्चंद्र पुराण में क्या भैया, आपको जाखो मड़ी को आप कर लीजिएगा, लाखों मड़ी मिलेगी। लाखों मड़ी कहाँ, बोले हरिश्चंद्र पुराण में मिलेगा और ब्रजभाषा में लिखा गया है, ठीक है। आगे है कुमार पाल रासो, तो देवप्रभु ने लिखा है। तो कुमार पाल क्या है, बोले कुमार का पाल जो है, कुमार पाल है, वो तो भैया देव और प्रभु है, राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। आगे है कान्हड़ दे प्रबंध करना, कान्ह दे प्रबंध, तो पद्मनाथ को, है ना, जो पद वाला नाथ है, पद वाला ईश्वर है, वही क्या कर सकता है, आपको कान्हड़ दे सकता है। कन्न, ठीक है ना, कंधा दीजिए पद्मनाथ को, कन्नड़ दीजिए, है ना, कन्नड़ दे दीजिए किसको, पद्मनाथ को, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। तो इसे भी दिमाग में रखिए। आगे आप देख पा रहे हैं नीति काव्य। बात करें नीति काव्य की, तो सन 1486 ईस्वी में पद्मनाथ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की, ठीक है ना। अब पद्मनाथ ने क्या किया कि डूगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना किया। इसमें कुल 53 छप्पे हैं। तो देखिए जो व्यक्ति पद्म है, अभी आपने देखा था ना, पद्मनाथ को कान्हड़ दिया, ठीक है ना। यही पद्मनाथ ने क्या किया, नीति में कब 1486 ईस्वी में क्या किया, एक डूगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना किया, जिसमें कुल 53 छप्पे हैं, ठीक है ना। डूगर बावनी। और देखिए भाई जिसका पद है ना, वो डूगर बानी बोलेगा, डूगर बानी, कोई बानी बोल दे कोई बात नहीं है, तो डूगर बानी भी उसकी सुगर बावनी लगती है, ठीक है। पद वाले व्यक्ति की डूगर बावनी भी सुंदर बावनी लगती है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब भक्तकालीन अन्य नीति काव्य एवं नीतिकार निम्न है। बात करें ठाकुर सिंह की, तो ठाकुर सिंह ने क्या लिखा, एक तो कृपण चरित्र लिखा, कब 1523 में लिखा। दूसरा पंचेंद्री बोली लिखा 1528 में। तो देखो ठाकुर जो है ना, बस क्लू बना लीजिएगा भैया, क्या क्लू बना कि ठाकुर ने कृपण का चरित्र बताया कब, बोले भाई 15 मिनट में 23 बार, ठीक है ना। तो ठाकुर ने क्या किया कि कृपण का चरित्र 15 मिनट में 23 चरित्र बताया, ठीक है ना। कृपण के 23 चरित्र बताया किसने, ठाकुर ने 15 मिनट में कृपण के 23 चरित्र बताया। और क्या किया ठाकुर ने, बोले जो पचंदरी है, पचंदरी की 28 बोली बताया, 15 मिनट में 28 बोली पचंदरी की, पचंदरी बेली 28, 1528 दिमाग में रख लीजिएगा। तो ठाकुर क्या करते हैं, एक तो कृपण का चरित्र बताते हैं, दूसरा पचंदरी की बेली दिखाते हैं, कितनी 15 मिनट में 28 बेली, ठीक है ना, यानी कि पचंदरी बेली इनके द्वारा लिखी गई रचना है। अब आगे हैं छीहल, और छीहल की जो नीति काव्य है पंच सहेली 1518 में और बावनी 1527 में। कैसे दिमाग में रखें, तो दिमाग में रख लीजिएगा छीहल कौन, पंच सहेली। छीहल कौन है, बोले पंच जो सहेलियां हैं
वो बड़ी छीहल है, और दूसरा कौन है जो बावनी है वो बड़ी छीहल है। तो पंच सहेलियों की जो बानियाँ हैं, बानी है, बावनी है, वो बड़ी छीहल है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि पंच सहेली की जो बावनी है बड़ी छीहल है। ठीक है, चलिए देवीदास ने क्या किया, देवीदास ने राजनीति में कवित्व कर दिया। ठीक है ना, कोई देवीदास है जो राजनीति में क्या करते हैं, कवित्व कर देते हैं, कवित्व करते हैं, तो दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है जमाल, तो जमाल दोहावली, और जमाल भी कम नहीं है, उन्होंने क्या किया, जमाल ने जमाल दोहावली कर दिया, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे देखिए एक कवि आपको दिखाई दे रहे हैं उदयराज। बात करें उदयराज की, तो उदयराज ने भी क्या किया, उदयराज को दोहा, जो कि 1603 ईस्वी में इन्होंने लिखा। तो उदयराज ने क्या किया, उदयराज को दोहा लिख दिया। आगे है बान कवि, बान कवि ने कलि का चरित्र लिखा, तो कलि चरित्र बान कवि, बान कवि किसका, कलि का चरित्र लिखते हैं। आगे है बाजिद, जो कि दादू के शिष्य थे, इनका ग्रंथ है ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, दूसरा है ग्रंथ प्रेमनामा, तीसरा है ग्रंथ गर्जनामा, और चौथा है साखी वाजिद। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए वाजिद की बात करें तो एक तो अपने नाम से इन्होंने साखी वाजिद लिखा, दूसरा ग्रंथ की उत्पत्ति कौन बताएंगे, बोले वाजिद है, ग्रंथ की उत्पत्ति तो भैया वाजिद है, ग्रंथ का प्रेमनामा करिए ये भी वाजिद है, और क्या वाजिद है, बोले ग्रंथ का गरजनामा ये भी वाजिद है। ठीक है ना, और सखी भी वाजिद है। तो वाजिद क्या है, बोले वाजिद तो यही है कि ग्रंथ की उत्पत्ति नामा लिख डालो, बहुत वाजिद है, मैंने वाजिद इसके लेखक है। ग्रंथ का प्रेमनामा भी कर लो तो भी वाजिद है, ग्रंथ का गरजनामा कर लीजिए वो भी वाजिद है, और साखी भी वाजिद है। तो इनकी रचनाओं के साथ वाजिद लगा करके आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हैं बनारसी दास जैन जी, जिन्होंने पहली रचना लिखी नवरस पदावली, दूसरा है समयसार नाटक, तीसरा है बनारसी विलास, चौथा है अर्ध कथानक, जो हिंदी की पहली जीवनी भी मानी जाती है, और भाषा सुक्ति मुक्तावली। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए जो बनारसी व्यक्ति होता है ना, खैके पान बनारस वाला, तो बनारसी व्यक्ति क्या करता है, बिल्कुल नवरस पदावली गाता है। क्या करेगा, नवरस पदावली गाता है। और क्यों, क्योंकि आपने देखा खैके पान बनारस वाला, तो नवरस पदावली बनारसी व्यक्ति। ठीक है ना, समय सार नाटक, समय के अनुसार क्या करता है, नाटक कर लेता है, कौन, बनारसी व्यक्ति। ठीक है ना, और बनारसी व्यक्ति क्या करता है, विलास भी करता है, आनंद भी लेता है ना। और बनारस की कथा तो आप जान ही रहे हैं कि अर्ध कथा है, बनारस की अर्ध कथा है। और भाषा सुक्ति अगर कहीं देखना है तो बनारस में जाइए, हर भाषा सुक्ति में आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी जो ट्रिक हैं, इन सभी ट्रिक का उद्देश्य वास्तविकता से कुछ भी नहीं है, और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का है। केवल मिर्च मसाला लगाकर किसी मैटर को थोड़ा सा तैयार करने में जो आपको सुविधा मिलती है, आसानी मिलती है, एकमात्र यही उद्देश्य है। ठीक है ना, तो बनारसी व्यक्ति क्या है, नवरस यानी कि नवरस लेता है, समय के अनुसार नाटक कर लेता है ना। बनारसी व्यक्ति विलासी भी होता है, बनारस विलास, अर्ध कथानक होती है बनारस की अर्ध कथानक, और भाषा प्रयोग करेगा तो भाषा में सुक्त का प्रयोग करता है, कौन, बनारसी। बनारसी मतलब बनारसी जैन। अब आगे देखिए राज समुद्र की जो रचनाएं हैं, जिन्हें पहली है शालिभद्र चौपाई, दूसरा है गज सुकमाल चौपाई, तीसरा है प्रश्नोत्तर रत्नमाला, चौथा है कर्म बत्तीसी, और पांचवा है शील बत्तीसी, और छठा है बाला वबोध। अब कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए राज समुद्र के पास जाता है तो क्या करता है, शालिभद्र की चौपाई पढ़ता है, तब क्या देखता है, गज सुकमाल को देखता है, चौपाई पढ़ने लगता है। गज देखता है ना, सुकमाल छोटे छोटे गज वहाँ पे आ जाते हैं, हाथी आ जाते हैं, उनको देख के चौपाई पढ़ने लगता है। फिर क्या करता है, प्रश्नोत्तर करता है, और रत्नमाला को देखकर प्रश्नोत्तर करता है रत्नमाला। अपने कर्म बत्तीसी को बताता है कि मैं क्या करता हूँ, और क्या करता है, शील बत्तीसी एकदम शील में बत्तीसी दांत दिखाने लगता है ना। और बाला अवोध होता है, बाला की तरह, बच्चों की तरह बिल्कुल अबोध होता है, कौन, राज समुद्र। तो बस दिमाग में रखिएगा कि राज समुद्र एक काल्पनिक पात्र मान लीजिएगा, जो क्या करता है, शालिभद्र की चौपाई पढ़ता है ना। सुकुमार छोटे छोटे गज को देखता है तो उनको भी देख करके चौपाई पढ़ने लगता है, प्रश्नोत्तर करता है, कर्म बत्तीसी दिखाने लगता है, अपना बत्तीसी कर्म बताता बत्तीसी दिखाने लगता है, शील बत्तीसी दिखाने लगता है, और
बालकों की तरह अबोध होता है, बाला अबोध होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे हैं कुशल वीर। और बात करें कुशल वीर की, तो जो व्यक्ति कुशल और वीर होगा वो क्या करेगा, भोज की चौपाई करेगा, वो क्या करेगा, शीलवती के रास गाएगा और कर्म की चौपाई पढ़ता है। वर्णन में क्या होता है, स्फुट देता रहता है और उद्यम कर्म का संवाद करता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो व्यक्ति कुशल और वीर होगा वो क्या करेगा, भोज की चौपाई पढ़ेगा, वो क्या करेगा, बिल्कुल शीलवती रास पढ़ेगा, वो क्या करेगा, कर्म की चौपाई पढ़ता है और वर्णन संपूर्ण भी देखता है और उसके साथ साथ जो है उद्यम कर्म का संवाद भी करता रहता है। कौन, कुशल वीर। इसे भी दिमाग में रखे रहिएगा। बात करें आगे अकबर दरबार का काव्य। अकबर दरबार काव्य की बात करें तो आप देख पा रहे हैं भक्त काल के जो दरबारी कवियों का कालक्रम अनुसार विवरण इस प्रकार से है, जिनमें टोडर है 1493 और 1589 में। इन्होंने क्या किया, कुछ फुटकर छंद लिखा है ना। तो देखिए टोडर की बात करें 93 1493 में इनका जन्म हुआ, 89 में इनकी मृत्यु हुई, फुटकर छंद लिखते थे। आगे है नरहरि महापात्र की बात करें तो 1505 में इनका जन्म हुआ, 1607 में इनकी मृत्यु हो गई। रुक्मणी मंगल, छप्पय नीति और कवित्व संग्रह इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तो देखिए जो क्या होगा, नरहरि का पात्र होता है ना, तो हरि का पात्र कौन है, बोले सर हरि का पात्र तो रुक्मणी का मंगल गाएगा, छप्पय की नीति गाएगा और कवित्व का संग्रह करेगा। कौन, जो नरहरि को प्रिय है, जो नरहरि का पात्र है। ठीक है आगे है बीरबल ब्रह्म की बात करें तो 1528 में इनका जन्म हुआ, 1583 में इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने कुछ फुटकल छंद लिखे हैं। ठीक है, आगे है तानसेन की बात करें तो 1531 में इनका जन्म हुआ और 1583 में इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने क्या किया, तानसेन ने संगीत का सार, रागमाला और गणेश स्तोत्र बताया। देखिए तानसेन को आप जान ही रहे हैं कि संगीतज्ञ थे, तो संगीतज्ञ व्यक्ति क्या करेगा, संगीत का सार बताएगा। संगीतज्ञ व्यक्ति क्या करेगा, राग का बताएगा, राग की माला बताएगा। और जब संगीत शुरू करते हैं तो गणेश का स्तोत्र करते हैं, गणेश का स्तोत्र यानी गणेश का स्तोत्र को इन्होंने बताया। ठीक है, आगे है गंग, जिसे आप कहते हैं गंगा प्रसाद। तो कवि गंग और गंगा प्रसाद की बात करें 1538 में जन्म हुआ, 1617 में इनकी मृत्यु हो गई, 1617 में। गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। तो दिमाग में रख लीजिएगा, गंग है तो गंग इनकी रचना में जुड़ गया है, गंग 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 गंग। ठीक है ना, और गंग ने क्या किया, पदावली किया, पदावली से पचीसी किया, पचीसी से रत्नावली किया। तो गंग, पदावली, पचीसी और रत्नावली। ठीक है, चलिए आगे पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज की बात करें तो 1549 में इनका जन्म हुआ माना जाता है। रचना है बेल कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज कथी, दूसरा है श्यामलता, तीसरा है दशरथ राउत, चौथा है वासुदेव राउत और पांचवा है गंगा लहरी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि पृथ्वी पे क्या है ना, पृथ्वी पे सब है। एक तो बेली है, किशन रुक्मणी और पृथ्वी है ना, तो बेली किशन की पृथ्वी पर है, श्यामलता पृथ्वी पर है, दशरथ का राउत पृथ्वी पर है, वासुदेव का राउत वो भी पृथ्वी पर है और गंगा की लहरें भी पृथ्वी पर है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि पृथ्वी पर क्या क्या है। तो पृथ्वी पर भैया क्या है, एक तो बेली है ना, किशन की बेली पृथ्वी पर है, श्याम की लता पृथ्वी पर है, दशरथ का राउत पृथ्वी पर है, वसुदेव का राउत पृथ्वी पर है और गंगा की लहर भी पृथ्वी पर है। इन्हीं की पृथ्वी राज्य की ये सब रचनाएं हैं। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं रहीमदास जी का जन्म की बात करें 1553 1626। ठीक है ना, 53-56 दिमाग में रख लीजिएगा, 53-56 कौन, रहीमदास। दोहावलिया सतसई इनकी रचना है, बरवे नाई का भेद दूसरी रचना है, नगर शोभा इनकी अगली रचना है, मदनाष्टक अगली रचना है, खेल कौटुकम आगे आप देखेंगे पांचवी रचना, श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी। तो दिमाग में रखिएगा, अभी आगे रहीमदास जी आपको मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग इसके ट्रिक को देख लेंगे और आसानी से। तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा कि है ना, रहीम दोहा लिखेंगे, बरवे नाई का भेद रहीम ही बता पाएंगे, नगर की शोभा जाननी हो तो रहीम से पूछो, मदनाष्टक देखना हो तो रहीम से पूछिए, खेल का कौटुकम जानना हो तो रहीम से पूछो, श्रृंगार का सोरठा रहीम के पास है
और रास पंचाध्यायी रहीमदास कर सकते हैं। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, आगे भी हम लोग इनके जो रचनाएं हैं उसको देखेंगे, ठीक है ना। बात करें कवि गंग, जो कि बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था, जिस कारण से नूरजहां ने ईर्ष्या बस उन्हें हाथी से कुचला दिया था। ये भी प्रसंग आपको देखने को मिलता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से एक कवि हैं जिन्हें नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था, एक बार पूछा गया है प्रश्न। तो कवि गंग हैं, और कवि गंग को नूरजहां ने हाथी से कुचला दिया था। क्यों कुचलवा दिया था? क्योंकि शाहजहां खुर्रम की प्रशंसा में इन्होंने एक छंद लिख दिया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, कवि गंग की एक अंतिम पंक्ति भी है, अंतिम जो छंद इन्होंने मरते समय या मरने से पूर्व गाया होगा, वो क्या है कि कबहू ने भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाहि प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो इन्होंने अंतिम इनकी जो छंद है मृत्यु से पहले इन्होंने गाया था, ठीक है। चलिए, भिखारी दास ने भी गंग के संदर्भ में कुछ लिखा है कि तुलसी गंग दो भय सुबह कबिन के सरदार। तुलसी गंग दो भय सु कबिन के सरदार, यानी कि कवियों के सरदार दो हैं, एक तो तुलसी और दूसरे गंग, ठीक है। आगे रहीमदास का मूल नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, और इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम जो है भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया था, ठीक है। तो अब रहीमदास की रचनाओं को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। रहीमदास की रचनाएं, रचना, छंद संख्या, भाषा और विषय। बात करें दोहा वाली, 300 छंद है, ब्रजभाषा में है, नीति के दोहे में। तो देखिए भाई, रहीम ने क्या दिया, दोहावली दिया, और दोहा दिया कितना, 300 दोहा दिया। तो दोहा अगर देना हो भैया तो ब्रजभाषा में दीजिए, 300 दोहा ब्रजभाषा में दिए, है ना। और सब क्या है, नीति के हैं। तो बस दिमाग में रखिए, कोई आपको नीति दे तो उसको ब्रज करिए, मना कर दीजिए, ठीक है ना। दो क्या, 300 क्या, ब्रजभाषा में नीति, ठीक है। आगे है नगर की शोभा। तो भैया नगर की शोभा कैसी होती है, बोले भैया एक साथ चार चांद लगा देती है। नगर में जाएंगे ना तो बिल्कुल एक तरफ देखेंगे तो बिल्कुल चार चार, ठीक है ना। यानी कि नगर शोभा 144 छंद है, ब्रजभाषा में है। कौन से नगर की शोभा, ब्रज की, ब्रज नगर की शोभा बिल्कुल देखेंगे ना तो बिल्कुल एक साथ चार चांद है, एक साथ चार चांद है ना। चार चांद माने एक साथ चार, ठीक है ना, एक साथ चार चांद, ठीक है ना, एक चार, ठीक है। ब्रज की, ब्रज नगर की शोभा, है ना। और क्या किया इन्होंने, विभिन्न जात की जो स्त्रियां हैं उनका वर्णन किया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो ब्रज में आप जाएंगे तो वहाँ की जो शोभा मिलेगी एक साथ चार चांद बढ़ेगा, ठीक है ना, विभिन्न स्त्रियों की, ठीक है ना। इन्हीं विभिन्न जात की स्त्रियों का इसमें वर्णन किया गया है। आगे है श्रृंगार सोरठा, जो कि 6 आप छंद देखेंगे, ब्रजभाषा में है और श्रृंगार का वर्णन है। भैया देखिए, जो कोई व्यक्ति श्रृंगार करेगा ना तो श्रृंगार हम लोग 6 करते हैं, अच्छे करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रज के, बस दिमाग में रखिएगा कि ब्रज के जो लोग होते हैं वो श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करेंगे ना, सोठ नहीं करेंगे, 6 श्रृंगार करेंगे, तो श्रृंगार का वर्णन है। तो दिमाग में रखिएगा, श्रृंगार कैसा होता है, अच्छा होता है, 6 होता है, कहाँ के लोगों का, ब्रज के लोगों का, और श्रृंगार का वर्णन इसमें है ही। तो श्रृंगार सोठा 6, ब्रजभाषा और श्रृंगार वर्णन ध्यान में रखिएगा। आगे है मदनाष्टक की बात करें तो 8 छंद है, खड़ी बोली में लिखा गया है, और कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। तो दिमाग में रखिएगा, मदन को आप जान ही रहे हैं कि मदन का एक नाम कृष्ण भी है ना। तो अष्टक देख ही रहे हैं, मदनाष्टक, अष्टक माने 8, मदनाष्टक, मदन के अष्टक माने 8 छंद, किसमें, खड़ी बोली। तो मदन 8 घंटे खड़े थे, दिमाग में रख लीजिएगा। कब, जब वो रासलीला का वर्णन कर रहे थे, रासलीला कर रहे थे। तो दिमाग में रखिएगा कि मदन क्या करते थे, 8 घंटे खड़े थे, कब, जब कृष्ण की लीला कर रहे थे, रासलीला कर रहे थे, 8 घंटे खड़े थे। तो मदन अष्टक आप देख ही रहे हैं, 8 है, 8 घंटे खड़े थे, खड़ी बोली में है, कब, जब कृष्ण की रासलीला कर रहे थे, दिमाग में से रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है ब्रह्म नायिका भेद। तो ब्रह्म नायिका भेद की बात करें, अवधि में, है ना, नायिका के भेद का निरूपण किया गया है। तो देखिए, अवधि में जाएंगे तो नायिका के भेद आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नायिका का भेद निरूपण कहाँ, अवधि में मिलेगा, ठीक है। तो इसे दिमाग में रखिएगा। अब एक बार फिर देख लीजिएगा, क्या आपने देखा कि देखा भाई, दोहा कितना, 300 दिया, किसको, ब्रजभाषा में, नीति के। रहीम ने कितने, बोले रहीम ने 300 दोहा, किसको, ब्रजभाषा में, किसके, नीति के दिए। रहीम ने नीति के 300 दोहे ब्रजभाषा में दिए। नगर की शोभा, बोले ब्रज नगर की शोभा तो बिल्कुल एक साथ क्या है, 4 चांद लगा दे रही है ना, विभिन्न स्त्रियों को देखा, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा।
आगे कह रहे हैं श्रृंगार। श्रृंगार क्या होता है? बिल्कुल अच्छे अच्छे छह छह होते हैं। ब्रज में जाएंगे देखेंगे कि वहाँ के लोग अच्छे अच्छे श्रृंगार करते हैं। ठीक है, श्रृंगार का वर्णन हो गया। मदन अष्टक की बात करें तो मदन मदन क्या करते हैं? 8 घंटे खड़े थे। कब? जब कृष्ण की रासलीला कर रहे थे तो मदन 8 घंटे खड़े थे। ठीक है। बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद तो आप भैया 12 नायिका के भेद आपको अवध में मिलेगा, अवध में। ठीक है। अब आगे देखिए, जो बरवे नायिका भेद जो कि अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ है, तो इसकी रचना संस्कृत के जो कवि हैं भानुदत्त, इनकी रसमंजरी के आधार पर किया गया है। तो ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा कि बरवे नायिका भेद की जो रचना है कब, है ना, संस्कृत के भानुदत्त की जो रचना है रसमंजरी, रसमंजरी के आधार पर किया गया है। इसे भी दिमाग में रखना है। आगे बात करें, रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुकम जातकम, खेल कौतुकम जातकम, है ना, इन्होंने लिखा है। उसमें 3 भाषा है ना, संस्कृत, फारसी और हिंदी। ठीक है ना, जो कि ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। आचार्य शुक्ल ने इनके विषय में भी कहा है, क्या कहा है कि रहीम का हृदय दूरीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, है ना। रहीम का हृदय क्या है? दूरीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहार में ही दूरीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि रहीम के हृदय दूरीभूत है, किसने? शुक्ल ने कहा। शुक्ल ने कहा, तो दिमाग में रखे रहिएगा। आगे आप देख पा रहे हैं रीत काव्य। रीत काव्य की बात करें तो हिंदी की रीत काव्य परंपरा में रचना काल के दृश्य से प्रथम कृपाराम जी हैं। सन 1541 में कृपा नाम ने क्या किया? दोहा छंद में हित तरंगड़ी नामक रीत काव्य की रचना की और यह 5 तरंगों में विभक्त है। तो इसे भी दिमाग में रखिएगा। जहाँ पे रीत की बात आएगी तो कृपा की बात आ जाएगी। हित तरंगड़ी इन्होंने लिखा, 1541 में लिखा। ठीक है, चलिए अब आगे जो हित तरंगड़ी है, तो हित तरंगड़ी की जो भाषा है ब्रज भाषा में रचित है और हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन है? तो हित तरंगड़ी है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। आगे बात करें भक्तिकाल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि, जिनमें कवि सुंदर कवि राम है। सुंदर कवि राम है तो सुंदर श्रृंगार इन्होंने लिख दिया 1631 में। ठीक है ना। तो सुंदर कवि क्या करते हैं? सुंदर श्रृंगार करते हैं। दिमाग में रख लीजिएगा भाई, सुंदर कवि सुंदर श्रृंगार, सुंदर कवि सुंदर श्रृंगार। ठीक है, चलिए आगे है न्यामत खां जान। तो इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है रसकोश 1619 में। कवि वल्लभ, श्रृंगार तिलक और रसमंजरी। तो दिमाग में रख लीजिएगा, रसमंजरी नंददास ने भी लिखा है। तो यहाँ पे देखिए न्यामत खां की बात करें, रस का कोश है ना, न्यामत है, न्यामत लेते हैं। कवि का वल्लभ तो भैया न्यामत है। श्रृंगार का तिलक न्यामत लगाते हैं और रसमंजरी कौन? बोले न्यामत खां लगाते हैं, न्यामत खां जानते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि रस की मंजरी जो है नंददास ने भी लिखी है। तो विकल्प आपको देखना होगा कि विकल्प में कौन है कौन नहीं है। अगर विकल्प में नंददास है तो आप नंददास को लगाइएगा और विकल्प में न्यामत खां है तो न्यामत खां को लगाइएगा। ठीक है ना। तो न्यामत क्या करते हैं भैया? न्यामत रस का कोश लेते हैं या रस का कोश जानते हैं। न्यामत क्या करते हैं? कवि का वल्लभ होते हैं। श्रृंगार का तिलक लगाते हैं न्यामत, और रस की मंजरी न्यामत। रस की मंजरी प्रिय किसको है? न्यामत को प्रिय है। ठीक है। आगे है बलभद्र मिश्र जी। तो नक्सिक, बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सतसई, हनुमान नाटक और दूषण विचार। तो दिमाग में रखिएगा बलभद्र, है ना। जो व्यक्ति क्या होगा? भद्र होगा। बलभद्र माने बच्चों का भद्र होगा, बच्चों का कल्याण चाहेगा, है ना। वो नक से सिख तक क्या होगा? सुंदर होगा। नक से सिख तक सुंदर है। और क्या है? वो भद्री है, बलभद्री है तो बलभद्री व्याकरण भी लिखेगा। ठीक है ना। वो क्या करते हैं? गोवर्धन की सतसई करते हैं। कौन? बलभद्र गोवर्धन की सतसई करते हैं। हनुमान के नाटक को जानते हैं, हनुमान के नाटक के रहस्य को जानते हैं। और दूषण विचार तो कभी नहीं उनके अंदर आता है। किसके? जो बलभद्र होते हैं, जो बचपन से ही भद्र होते हैं, जो बच्चों के लिए भद्र या कल्याण चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति। तो बलभद्र व्यक्ति क्या करता है? एक तो नक्सिक से क्या करता है? कल्याण चाहता है।
है ना। बलभद्री व्याकरण भी लिखता है ना। गोवर्धन सत्सही करता है और हनुमान के नाटक को अच्छी तरह से जानता है, साथ ही साथ दूसरे विचार अपने अंदर कभी नहीं रखता है। ठीक है, आगे हैं मोहनलाल मिश्र। और मोहनलाल मिश्र को आप जान ही रहे हैं कि मोहन मोहन कौन मोहन, वही मोहन, है ना। तो उनकी द्वारा रचना लिखी गई श्रृंगार सागर। तो श्रृंगार के सागर कौन है, बोले मोहन है, लाल लाल मोहनलाल। मोहनलाल क्या है भैया, श्रृंगार के सागर, श्रृंगार के सागर मोहनलाल। ठीक है, मिश्र ने लिखा है। ठीक है, तो मोहनलाल मिश्र श्रृंगार के सागर, मोहनलाल मिश्र श्रृंगार के सागर। ठीक है, आगे है मुबारक। अब मुबारक ने क्या लिखा, तिलक शतक और अलग शतक। अलग शतक तो बहुत आसान है, ठीक है ना भैया। आपके तिलक और शिलक को तिलक अलग की मुबारकबाद, है ना। आप क्या करते, किसी की तिलक चढ़ी तो आप कहते हैं ना तिलक अलग। भैया आपके तिलक अलग चढ़ गई ना, तो तिलक अलग की बहुत बहुत क्या है, मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो। तिलक अलग आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसे आपने कहा कि तिलक, तो तिलक शतक, अलग तो अलग शतक, तिलक अलग शतक क्या हो, मुबारक हो। ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। आगे कुछ अन्य कवि हैं जिनमें नरोत्तम दास जी का जन्म सीतापुर जिले की जो बाड़ी कस्बे में हुआ था। ठीक है, और नरोत्तम दास जी की कुछ रचना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिनमें एक सुदामा चरित्र है जो कि खंड काव्य है, दूसरा है ध्रुव चरित्र, और तीसरा है विचार माला। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो व्यक्ति नर्म से उत्तम होगा ना, तो उसका चरित्र भी सही होगा, उसका सुदामा चरित्र होगा, सुदामा कितना अच्छा चरित्र होगा। वो क्या होगा, उसका चरित्र ध्रुव होता है। विचार भी अच्छे होंगे तो विचार माला अच्छे होंगे। ठीक है ना, तो नरोत्तम व्यक्ति की विचार माला अच्छी होती है। नरोत्तम व्यक्ति का जो चरित्र होता है ध्रुव चरित्र होता है, और नरोत्तम व्यक्ति का जो चरित्र होता है सुदामा की तरह अच्छा होता है। कष्ट झेल लेगा लेकिन चोरी झूठ नहीं बोलेगा। तो दिमाग में ही एक क्लू बना लीजिएगा कि जो व्यक्ति नरोत्तम होगा, नर में उत्तम होगा, उसका चरित्र सुदामा की तरह होगा, है ना। सुदामा की तरह ध्रुव कर लीजिए, ध्रुव होगा और विचार भी उसके अच्छे होंगे, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।